मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने मेसोलिथिक एज के बारे में जाना था। अब हम जाएंगे न्यूलिथिक एज एंड न्यू स्टोन एज। ठीक है, हम देख रहे हैं फ्रॉम हंटरर्स टू फार्मर्स। ठीक है कि हमारा जो होमिनिड्स है, जो हमारा पैलियोथिक एज में सिर्फ हंटरर था और गैदरर था, अब वो फार्मर कैसे बन रहा है, इसका हम धीरे धीरे पूरा जर्नी देख रहे हैं। तो उसमें सेकंड स्टेप हमारा आता है न्यूलिथिक एज एंड न्यू स्टोन एज। हमने देखा था कि वो किस तरह से उसने अपने टूल्स बनाए थे, या फिर हमको ये पता चला था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था, कुछ सीड डाल दिए थे, उससे उसको पता चला कि प्लांट ग्रो होते, और उसको धीरे धीरे पता चला कि इससे हम अच्छे से तैयार करके फार्मिंग कर सकते हैं। आगे का हम देखेंगे। द टर्म न्यूलिथिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड दैट इज न्यू मीन्स न्यू एंड लिथियोस मीन्स स्टोन्स। दिस इज द पीरियड following the Mesolithic age. It is the last stage of Stone Age. Progress began to show as human started leading a more settled community life. ठीक है, अब हम न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज में है। मेसोलिथिक एज मतलब मिडल स्टोन एज था, न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, 8000 से लेके 4000 BCE तक, मतलब एटलीस्ट 4000 साल न्यूलिथिक एज हम देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोग्रेस धीरे धीरे स्टार्ट हुई। जिस तरह से ह्यूमंस जो है वो सेटल होने लगे एक जगह पे, छोटे अपने पहले वो पैलियोथिक एज में घूमते रहते थे हंटिंग करने के लिए जानवरों के पीछे एक जंगल से, अभी उनको थोड़े थोड़े सेटल होने लगे, और इससे क्या हुआ, एक प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। उसका सबसे पहला है फार्मिंग। प्रोग्रेस कैसे स्टार्ट हुई वो देख रहे हैं हम। फार्मिंग सबसे पहले, व्हेन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर देम टू स्टे वन प्लेस टू टेंड दोज प्लांट्स। Thus they had to abandon their nomadic lifestyle and began to lead a settled lifestyle. As a result, food supply became regular and they rarely went out for hunting and gathering. अब जब से इन्होंने खेती चालू की, हमने देखा कि इन्होंने खेती के बारे में जाना। ठीक है, किसानी करने लगे थे ये लोग, उनको पता चला था कि किसानी कैसे करते, खेती कैसे करते, तो वो खेती करने लगे थे। तो खेती करना है मतलब उनको प्लांट्स ग्रो करना है। प्लांट्स को करना है तो उनको एक जगह पे रखना होगा, पानी देना, मशागत करना, अपने प्लांट्स की देखभाल करना, इसलिए उनको एक जगह पे रुकना होगा। वो अभी यहाँ वहाँ पे घूम नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, नोमैडिक मतलब घूमती ज़िंदगी से वो रिटायर हो चुके थे और उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ, ठीक है, एक जगह पे रुकने वाली लाइफ, एक जगह पे घर बांध के रहने वाली लाइफ को एडॉप्ट कर लिया था। और अभी क्या होता था कि फार्मिंग की वजह से उनके पास सप्लाई होने लगा फूड का हमेशा। ठीक है, ग्रेन्स तैयार होने लगे, कंदमूल तो वैसे भी मिल जाते थे, नदी किनारे रहते होंगे तो पानी भी मिल जाता था, तो उनको अभी हंटिंग और गैदरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो बहुत कम जाते थे हंटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए। इन मेनी न्यूलिथिक साइट रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। दिस इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन दोज टाइम। बहुत से न्यूलिथिक साइट पर जब एक्सकवेशन हुआ है तो वहाँ से हमको रिमेन्स मिले हैं ग्रेन्स के। ये समझाता है हमको कि ये जो ग्रेन्स के रिमेन्स है वो ये बताते हैं कि इन्होंने कल्टीवेशन मतलब खेती चालू कर दी थी फूड ग्रेन तैयार करने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मेनी न्यूलिथिक साइट्स वेर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल द मेहरगर इन पाकिस्तान, गुफकरल एंड ब्रुजहोम इन कश्मीर एंड चिरांड in Bihar. Wheat grains were been found. Rice grains have been discovered at Uttar Pradesh, Koldhiwa and Mehergarh. Black grams were found in Payampalli in Andhra Pradesh and millets were found in Hallur in Karnataka. अब यहाँ पे जितने भी हमको साइड्स दिखते हैं वहाँ पे हमको फूड ग्रेन्स मिले, कहीं पे व्हीट मिला है, कहीं पे राइस मिला है, कहीं पे ब्लैक ग्राम्स मिले हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड ग्रेन्स तैयार होने लगे थे और ये लोग एक सेटल्ड लाइफ तैयार कर रहे थे। डोमेस्टिकेशन, the tamping and or domestication of animals started in the Mesolithic age. The dog was the first animal to be domesticated. It was introduced into the domestic life in the Mesolithic age. It was a very clear indication of कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स
tamed by the early man. In those times it was used for hunting and keeping watch. अब जैसे ही इन्होंने खेती चालू कर दी, इन्होंने कल्टीवेशन चालू कर दिया, इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी चालू कर दिया। जानवरों को पकड़ना, उनको अच्छे से उनकी देखभाल करना, उनको ट्रेन करना, उनको डोमेस्टिकेटेड करना, इस तरह से करना कि वो लोग मानव के बीच में, ह्यूमंस के बीच में रह सकें। इस तरह से उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेटेड करना चालू कर दिया। पहला जो जानवर डोमेस्टिकेटेड हुआ है वो है डॉग। उस वक्त का ये जो डॉग था वो यूज़ होता था हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए वो उनके साथ जाता था, और कीपिंग वॉच और नज़र रखने के लिए, जो आज भी डॉग्स करते हैं। Herding and domestication became quite significant in Neolithic age. Besides getting milk and meat, the Neolithic man used animals for various other purpose. ये हर्डिंग एंड डोमेस्टिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट था? सबसे पहले उनको मिल्क एंड मीट मिलता था, लेकिन उसके बाद भी एनिमल्स नॉट ओनली सर्व्ड देयर बेस्ट और बर्डन, बट दे वेयर ऑल्सो यूज्ड फॉर इन एग्रीकल्चर वर्क। मिल्क और मीट तो मिलता ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये लोग बर्डन उठाते थे। ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके, तो उस पर लाद के जाने के लिए इनको वो लगता था। उसके बाद एग्रीकल्चर जो वर्क है उसके लिए भी डोमेस्टिकेशन ज़रूरी था लोगों ये जानवरों का। ठीक है, उसमें भी मदद होती थी। द नियोलिथिक मैन वॉज वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग जेंटल एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, डॉग, कैटल्स एंड हॉर्सेस विच कुड बी इजीली डोमेस्टिकेटेड एंड प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स। अब जब डोमेस्टिकेशन करना है तो हम ख़तरनाक जानवरों को डोमेस्टिकेशन तो करेंगे नहीं, तो फिर ऐसे जेंटल एनिमल्स जो शांत स्वभाव के होते हैं उनका डोमेस्टिकेशन पहले स्टार्ट हुआ। जैसे शीप है, गोट्स है, डॉग्स है, कैटल्स है एंड हॉर्सेस है, इनका डोमेस्टिकेशन चालू हुआ क्योंकि ये इजीली डोमेस्टिकेटेड हो जाते थे और बहुत सी सारी चीज़ें भी देते थे। वेराइस थिंग्स इंक्लूडिंग वूल एंड स्किन बिसाइड्स देयर मिल्क्स एंड मीट्स। इसके साथ शिप्स और गोट्स जो है वो हमको वूल्स और स्किन भी देते थे, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनको पहराव के लिए, और मिल्क और मीट तो मिलता ही था। मेहरगढ़, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट लोकेटेड इन बोलन पास इन बलूचिस्तान, Pakistan. Research of exhibition and these sites is being done by French archaeologists supported by Pakistan Archaeological Department. The exhibition shows that these settlements were 9,000 year old. हमारा जो एक न्योलिथिक साइट है वो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान, द बोलन पास बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वहाँ पे ये मेहरगढ़ हमको मिला है। इसकी जो एग्जीबिशन है वो की थी एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने और पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेल्प से। यहाँ से जो साइट हमको मिली है वो 9,000 ईयर्स ओल्ड है। द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ द मेहरगढ़ वेयर फार्मर्स हु कल्टिवेटेड व्हीट एंड बार्ली। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो फार्मर्स थे जो बार्ली और व्हीट का प्रोडक्शन करते थे। दे हैड हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप्स एंड गोट्स। उनके पास कैटल, शिप्स और गोट्स भी थे। दे हैड नॉट येट मेड पोएट्री एंड लिव्ड इन द मड ब्रिक्स हाउसेस। उन्होंने पॉटरी नहीं तैयार की थी, मतलब उनके पास पॉटरी शायद नहीं थी, लेकिन वो मड ब्रिक हाउसेस मतलब ऐसे हाउसेस जो कीचड़, मिट्टी और ब्रिक से बने हैं उस घर में रहते थे। ऑर्नामेंट्स ऑफ सी शेल्स, लाइमस्टोन्स एंड लेपिस ल्यूज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वेयर फाउंड हियर। बहुत से ऑर्नामेंट्स, दागीने जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे हमको मिले हैं। सम ऑफ दिस बीड्स सीम टू बी हैव बीन ट्रेंडेड फ्रॉम डिस्टेंस लैंड। जैसे ये लैपिस ल्यूज है, ये जो ब्लू सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, ये बाहर से मंगवाए जाते थे, बाहर के देशों में मिलते। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेहरगढ़ है वहाँ के लोग बाहर के देशों से भी व्यापार करते होंगे। सम ऑफ दिस बीड्स वेयर डिस्टेंस लैंड, दिस इंडिकेटेड अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। क्योंकि यही जो एक उदाहरण है, ये जो ब्लू सेमी स्टोन्स हमको वहाँ से मिले हैं वो बाहर के देशों से, तो हमको ये पता चलता है कि इनका जो व्यापार था वो बाहर के देशों में से होता था। Pottery. Pots were needed in storing excess grains, milks and water. At first they stored the grain in pits or trenches dug below the ground. Then they wove basket out of the wild grass and applied wet clay around the basket and dried them in the sun. However, these baskets were good for storing dry grains but not for storing milk and water. सबसे पहले
ये लोग जो सरप्लस इनका ग्रेन्स होता था, किसान का ये खेती करके जो निकलता था, उसको ग्रेन को जमा करने के लिए ये लोग सबसे पहले ये करते थे, पीट्स तैयार करते थे, छोटे छोटे गड्ढे तैयार करते थे ग्राउंड में और उसमें वो ग्रेन्स रखते थे। लेकिन फिर उनको ज़रूरत पड़ी पॉट की, फॉर मिल्क एंड वाटर, पानी और दूध जमा करने के लिए। तो इसके बाद ग्रेन रखने के लिए इनके पास वाइल्ड ग्रास की टोकरियाँ भी थी, जिसको ये क्ले से पूरा तैयार करके सन में ड्राई करते थे, लेकिन फिर भी उसमें हम वाटर और मिल्क जमा नहीं कर पाते थे। इसीलिए हाउएवर दिस बास्केट वर गुड ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स बट नॉट द स्टोरिंग मिल्क एंड वाटर। इन ड्यूज कोर्सेस दे लर्न टू क्राफ्ट स्मॉल मड पॉट। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन्होंने लर्न किया, इन्होंने सीखा कि क्ले के पॉट्स कैसे बनाना। विद देयर हैंड्स एंड बेक्ड देम ऑन फायर। वो अपने हाथ से मड के पॉट बनाने लगे और उसको फायर में बेक करने लगे। ड्राई ग्रेन्स, कुक फूड एंड लिक्विड फूड वेयर स्टोर्ड इन दिस बास्केट पॉट। सम ऑफ दिस पॉट्स वेयर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। और फिर ड्राई ग्रेन्स बोलो, वाटर बोलो, मिल्क बोलो, उसमें वो रखने लगे। ठीक है, कुकिंग के लिए भी ये बर्तन यूज़ करने लगे। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू।